नमस्कार दोस्तों। जब अपन तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सब ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। हम भी रीट प्री 2026 है वो क्लियर करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो अधिगम जैसे टॉपिक होते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट होता है, उसमें थ्योरीज बहुत परेशान करती हैं। वो बिना ट्रिक के माध्यम से अपन ट्रिक के बिना याद करेंगे तो याद रहती नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अपन ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि पिछली जो परीक्षा में पूछे हुए सभी क्वेश्चन हैं, वो अपन एक वीडियो में लेते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट के, अलग-अलग टॉपिक्स के। तो आज का जैसे टॉपिक अपना अधिगम रहेगा, तो उसके अपन सभी पीवाईक्यूज़ करेंगे और वो भी कैसे करेंगे? एक-एक क्वेश्चन की अलग-अलग क्या होगी? ट्रिक होगी। जिससे आपके क्वेश्चन याद हो जाएँगे और थ्योरी भी याद हो जाएगी। तो आज का अपना टॉपिक अधिगम अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? इन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया अधिगम है। ये किसने कहा था? बी.एफ. स्किनर ने, वुडवर्थ ने या जे.पी. गिलफोर्ड ने? तो ये कहा था दोस्तों वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। ट्रिक क्या रहेगी कि नवीन यानी न्यू चीजें बनाने के लिए हमें नई वुड क्या चाहिए? वुड यानी वुडवर्थ लकड़ी की जरूरत होती है। वुडवर्थ से अपन क्या याद करेंगे? नवीन ज्ञान याद करेंगे। यानी वुडवर्थ से अपन ने निकाला वुड, है ना? और जब भी अपन नई चीज़ बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं? नई चीज़ बनाते हैं, नवीन चीज़ बनाते हैं, नई प्रतिक्रिया बनाते हैं, नई कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसमें अपने को नई लकड़ी चाहिए। ऐसे अपन वुडवर्थ से नवीन शब्द को याद करेंगे, नवीन ज्ञान को याद करेंगे, तो वो इन्होंने अधिगम बताया था। प्रश्न आगे है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी थी? किसने कहा था कि जो व्यवहार होता है, आगे वाले का व्यवहार देखेंगे और फिर व्यवहार में अपने कोई भी परिवर्तन आता है, तो वो क्या है? ये अधिगम की परिभाषा किसने दी थी? जेपी गिलफोर्ड, स्किनर या फिर गेट्स? यानी किसी ने अगर अपने को थप्पड़ लगाया और अपन भी वापस क्या करेंगे? व्यवहार में परिवर्तन करके उसको क्या करेंगे? रिटर्न एक थप्पड़ देंगे। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा जेपी गिलफोर्ड ने दी थी दोस्तों। जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। कैसे याद करें कि अगर किसी की गाल पर थप्पड़ मारोगे, कि गाल से क्या याद करेंगे? गिलफोर्ड याद करेंगे। गाल से क्या याद करें? गिलफोर्ड याद करा कि अगर किसी की गाल पर थप्पड़ मारोगे तो वह भी पलटवार करके थप्पड़ मारेगा। यानी जैसा व्यवहार आपने किया वैसा क्या मिलेगा? रिटर्न व्यवहार मिलेगा। तो ये क्या परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड नवोदय की है दोस्तों। आगे पूछा गया कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इन्होंने कहा था कि जो एक तो अपन अनुभव प्राप्त होता है कहीं से भी, एक अपनी ट्रेनिंग होती है। अनुभव होता है, ट्रेनिंग होती है। इनके द्वारा जो अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो कुछ भी अपने चेंज आता है, वो अधिगम है। थॉर्नडाइक ने, गेट्स व अन्य ने या पावलोव ने? ये बात कही थी गेट्स व अन्य ने। गेट्स व अन्य ने। अब याद कैसे करें कि किसी भी कंपनी के गेट, गेट्स को किससे याद करा? गेट से याद करा कि किसी भी कंपनी के गेट के अंदर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है ना? ये इतना व्यवहार होना चाहिए, यानी अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए, जब भी अपन क्या कर सकते हैं? किसी कंपनी के गेट में प्रवेश कर सकते हैं। गेट्स प्लस अन्य की ये परिभाषा है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किसका अर्जन? कि आदतों, जैसे आदत हो गई, ज्ञान हो गया और अभिवृत्ति हो गई, उनको ग्रहण करना ही, उनका अर्जन ही क्या है? अधिगम है। ये किसकी है? तो ये करो एंड करो की, स्किनर की या गुथरी की? ये है दोस्तों करो एंड करो की। करो एंड करो की। अब कैसे याद करें कि कौवे की तीन चीजें मशहूर होती है। उसकी आदत होती है, उसका ज्ञान होता है, उसका एटीट्यूड होता है। यानी 3 चीज़ें अपन ने किसकी निकाल ली? कौवे की निकाल ली। और 3 ही ये नाम है, आदत हो गया, ज्ञान हो गया और एटीट्यूड हो गया। तो इसका अर्जन क्या बताया? अधिगम बताया। किसने? करो एंड करो ने बताया। प्रश्न आगे है कि अधिगम मुख्य रूप से क्या है? अधिगम मुख्य रूप से क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या थकान से आया परिवर्तन है? अधिगम ऐसा परिवर्तन होता है जो व्यवहार में है और स्थायी परिवर्तन है। ठीक है ना? यानी बीमारी से, थकान से और नशे से जो बदलाव आता है, वो कोई अधिगम नहीं होता है। अधिगम वह है जो परमानेंट है, स्थायी है, यानी जो टिक गया है, वो अधिगम आता है दोस्तों। फिर आगे है कि व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जो व्यवहारवाद है उनके जनक कौन माने जाते हैं? जेबी वॉटसन,
सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे। ये माने जाते हैं जेबी वॉटसन, किसके? व्यवहारवाद के, है ना? जो इंसान गलत व्यवहार करता है, वॉटसन उसकी वाट लगा देते हैं। कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये जनक कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। और जनक कैसा होता है कि जो इंसान गलत व्यवहार करता है तो वो उसकी क्या लगा देते हैं? वाट लगा देते हैं। वॉट से अपन ने क्या याद करा? वॉटसन याद करा, जेबी वॉटसन। फिर है कि ई एल थोर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जो थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत। तो थार्नडाइक वाला जाना जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनकी है एस आर थ्योरी है, इनकी प्रयास एवं त्रुटि वाली है उद्दीपक अनुक्रिया। कैसे याद करें कि थोरन का मतलब है कांटा, है ना? कांटा चुभना क्या है? उद्दीपक है। कांटा चुभना क्या है? उद्दीपक है। और झटके से पैर हटाना अनुक्रिया है। ये किसने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया वाला? थोर्नडाइक ने बताया था। थोर्नडाइक का नाम अपन ने क्या निकाला? थोर्नडाइक से थोरन निकाल लिया और इसका मतलब होता है कांटा। अगर किसी के कांटा चुभता है, कांटा क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। अगर कांटा चुभता है तो आगे वाला क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, यानी वो पाँव को झटके से हटा लेगा। तो जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स वाली थ्योरी है वो किसकी है? थोर्नडाइक की है दोस्तों, एश आर थ्योरी। फिर है कि थोर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम बताए थे? थोर्नडाइक के मुख्य नियम की अपन बात करें, 2, 3 या फिर 5। इन्होंने 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम। उसमें पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थोर्नडाइक के नाम में 3 शब्द आते हैं। कैसे? थोरन डा इक, इसे याद कर लेंगे। 3, इसलिए मुख्य नियम 3 है। वैसे याद रह जाता है कि थोर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। क्योंकि ये तो मुख्य नियम है, ये लगभग याद ही रहते हैं। आगे है कि जब घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये थोर्नडाइक के कौन से नियम पे है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का है या प्रभाव का है? ये नियम तत्परता का है दोस्तों, ठीक है ना? यानी जब तक अंदर से तैयारी नहीं होगी, अपन तत्पर नहीं होंगे, किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा। ये तो बात पक्की है। घोड़े को वहां पास ले जाने से वो पानी थोड़ी पी लेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास ही नहीं होगी, वो तैयार ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये तत्परता के नियम में आता है। आगे प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कहावत अधिगम के किस नियम को दर्शाती है? यानी कोई समझ में आए कि नहीं आए पर रट्टू पीर बने रहो, ठीक है ना? उसका कौन सा नियम है? अभ्यास का, प्रभाव का या तत्परता का? ये नियम आता है अभ्यास का। बस कि लगे रहो। करत करत अभ्यास यानी अभ्यास का नियम है। बार बार करने से चीजें पक्की हो जाती है। रटने वाले इसी नियम के तहत आते हैं। आगे है कि यदि किसी कार्य को करने में संतुष्टि मिलती है तो अधिगम दृढ़ होता है। ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है कि अपन कोई काम कर रहे हैं उसमें अपने को संतुष्टि भी मिल रही है, तो वो नियम कौन सा है? अभ्यास का, प्रभाव संतोष का या आत्मीकरण का? नाम से पता चल रहा है कि ये प्रभाव का है, संतोष का नियम है, यानी काम का प्रभाव अच्छा होगा तभी हम उसे दोबारा करेंगे। ये तो प्रभाव का नियम हो गया कि काम का अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है आदमी उसको फिर से करना चाहेगा, क्योंकि उसको क्या मिला है? संतोष मिला है उसको। फिर प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का, बीएफ स्किनर ने, इवान पावलोव ने या सीएल हल ने? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इनके हैं इवान पावलोव, है ना? क्लासिकल से अपन याद करेंगे। क्लासिकल जो है वो संगीत सुनकर पावलोव के कुत्ते को लार आ गई थी। ये उनकी थ्योरी थी, कुत्ते वाले, ठीक है ना? तो क्लासिकल जो संगीत सुनकर पावलोव के कुत्ते को लार आ गई थी। क्लासिकल थ्योरी किसकी है? पावलोव को है, पावलोव की है। पावलोव के साथ में अपन कुत्ता याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी? जो पावलोव ने प्रयोग करा था कुत्ते वाला, उसमें घंटी की आवाज क्या थी? मतलब किस चीज की काम कर रही थी वो? स्वाभाविक उद्दीपक था, अस्वाभाविक था या स्वाभाविक अनुक्रिया थी? तो वो चीज थी दोस्तों अस्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक। अस्वाभाविक भी था वो, कंडीशन था, स्टिमुलस, ठीक है ना? अस्वाभाविक उद्दीपक था जो घंटी थी। यानी घंटी प्राकृतिक नहीं है, घंटी प्राकृतिक नहीं है, क्या है वो? स्वाभाविक है, इसे इंसान ने बजाया है, कंडीशनिंग की है इसलिए इसलिए वो अस्वाभाविक है। सी एस थ्योरी में आती है वो।
आगे है कि पावलोव के सिद्धांत में घंटी बजने पर भोजन न मिलने के कारण धीरे-धीरे कुत्ते की लार आना बंद हो जाना क्या कहलाता है? यानी घंटी बजने पर भोजन भी नहीं मिला बेचारे को, यानी घंटी ज़रूर बजा रहे हैं, पर भोजन नहीं दे रहे, तो उसकी लार क्या हो गई? बंद हो गई। अब उसका कारण क्या है? क्या कहलाता है वो? सामान्यीकरण हो गया है, विलोपन हो गया है या शब्द पुनर्लाभ हो गया है? उस चीज़ का विलोपन हो गया है दोस्तों। यानी जब भोजन ही नहीं मिलेगा, तो सीखी हुई आदत धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी उसकी, गायब हो जाएगी। उसके मन में हो गई अब ये फालतू घंटी बजा रहे हैं, खाना दे नहीं रहे, ठीक है ना? तो उसकी बेचारे की लार भी क्या है वो विलुप्त हो गई फिर, यानी विलोपन हो गया वो। आगे है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत का। बी.एफ. स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? क्रिया प्रसूत दिया था बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर ने। याद कैसे करें कि स्किनर के नाम में क्या है? नर है। नाम में क्या है? नर है और नर हमेशा काम करता रहता है। बिना काम के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो नर हमेशा क्या करता है? क्रिया करता रहता है, काम करता रहता है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। स्किनर को अपन ने नर नाम से याद किया। आगे है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया है? क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसमें उद्दीपक पर, पुनर्बलन पर या अभ्यास पे? इन्होंने पुनर्बलन पे ज्यादा जोर दिया है कि स्किनर का था चूहा वाला थ्योरी था, ठीक है ना? कि स्किनर का चूहा लीवर दबाता था और क्योंकि उसे गोली यानी मिलती थी, पुनर्बलन मिलता था, उसका इनाम मिलता था, इसलिए वो बार बार गोली दबा वो क्या है वो पुश कर रहा था उसको। अगर उसको इनाम नहीं मिलेगा, वैसे भी अपन देखते हैं कि कोई चीज अपन बार बार किए जा रहे हैं, उसका कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो वो आदमी फिर क्या है उस काम को करने की रुचि उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए क्रिया प्रसूत वाले में पुनर्बलन को ज्यादा वो है फोकस किया गया था। नेक्स्ट है कि अधिगम में शेपिंग और चेनिंग की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जो अधिगम है उसमें शेपिंग नाम आता है और चेनिंग आता है। इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की? पावलोव, स्किनर या गुथरी? ये करी थी स्किनर ने। क्या हुआ कि चूहे और कबूतर के व्यवहार का नाम को नया शेप यानी आकार किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। इसे अपन याद करेंगे। आगे प्रश्न है कि पुनर्बलन का चालक न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? तो जो पुनर्बलन का चालक न्यूनता सिद्धांत है वो किसने दिया था? सी.एल. हल ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो चालक न्यूनता वाला सिद्धांत दिया था हल ने, ठीक है ना? सी.एल. हल ने। याद ऐसे करेंगे कि जब आपको हल चलाना होता है तो आपके अंदर एक ड्राइव होना चाहिए, यानी जोश होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे अपन याद करेंगे सी.एल. हल, चालक न्यूनता सिद्धांत। नेक्स्ट है कि गुथरी का अभिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? गुथरी का समीपता सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सामाजिक अधिगम? गुथरी वाला कहलाता है दोस्तों समीपता का सिद्धांत, है ना? अब याद ऐसे करें कि गुथरी से अपन ने क्या निकाल लिया? गुत्थी निकाल लिया और गुत्थी सुलझाने के लिए सुरागों के समीप जाना पड़ता है। यानी गुथरी को कैसे याद करा अपन ने? समीपता से याद करा। यानी कोई भी केस होता है उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए क्या जाते हैं? उन गवाहों के, उन सबूतों के समीप जाते हैं, क्लोज जाते हैं। तो समीपता का सिद्धांत किसका है? गुथरी साहब का है। आगे प्रश्न है कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत या अव्यक्त अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी। और जो है वो अव्यक्त अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, टोलमैन ने, कुर्टलेविन ने? ये करा था दोस्तों टोलमैन में, है ना? याद कैसे करें? ट्रिक ये है कि टोलमैन, टोलमैन यानी लंबा आदमी, टोलमैन को दूर से ही चिन्ह या रास्ते दिखाए जाते हैं, यानी जिसकी हाइट क्या है? 6 फुट की है, तो उसको आगे से ही क्या दिख जाते हैं? चिन्ह दिख जाते हैं। आगे जो भी साइन वगैरह दिखते हैं वो रास्ते में उसको देख के बता देता है वो। तो ऐसे याद करेंगे टोलमैन, टोलमैन यानी लंबा आदमी अपन ने याद करा और उसके साथ में क्या जोड़ दिया? चिन्ह जोड़ दिया दोस्तों। प्रश्न है कि गेस्टाल्टवाद का उदय किस देश में हुआ था? किसका? गेस्टाल्टवाद का। अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में? ये हुआ था जर्मनी में। यानी गेस्टाल्ट जो शब्द है वो एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। वो जर्मनी के थे वर्दिमर, कोहलर और कोफ्ता, है ना? आगे प्रश्न है कि गेस्टाल्ट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत बार ये पूछा जाता है दोस्तों कि अंतर्दृष्टि था, समग्र आकार था, व्यवहार था या अनुबंध था?
तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र आकार, यानी पूर्ण आकार, है ना, समग्र आकार। अब गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि इंसान पेड़ को पत्ते और टहनियों के रूप में नहीं, बल्कि पूरे पेड़ के रूप में देखता है। ठीक है ना, गेस्टाल्टवादियों का मतलब है कि संपूर्ण प्रॉब्लम को साथ में देखो, है ना। प्रश्न है कि अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कौन सा सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? ये कोहलर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। यानी जब अंधेरा होता है तो कोहलर को कैसे याद करेंगे? कोयले से। तो कोयले से ही आग जलाकर दृष्टि लाई जाती है। क्या लाई जाती है? रोशनी लाई जाती है। यानी जब अंधेरा होता है तो कोयले से अपन क्या करते हैं? दृष्टि लाते हैं। तो ये कोहलर का सिद्धांत था, गेस्टाल्टवादी थे ये। नेक्स्ट है कि कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पे, चूहे पे या सुल्तान नामक चिंपैंजी पे? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था दोस्तों। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था, है ना। और सुल्तान को केले खाने के लिए सूज लगानी पड़ी थी और ये इनका सिद्धांत था गेस्टाल्टवाद का। आगे है कि कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, क्षेत्र सिद्धांत या चिन्ह अधिगम? कुर्ट लेविन वाला पूछा है तो इनका है क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी इनकी है। कैसे याद करें कि कुर्ट लेविन से अपन ने क्रिकेट याद करा, क्रिकेट में लेविन, लेविन से क्या याद करा? 11 याद करा अपन ने। खिलाड़ी क्षेत्र में फील्डिंग करते हैं। कि कुरुट से अपन ने क्या याद किया? कुरुट से अपन ने क्रिकेट याद किया। लेविन को अपन ने 11 से जोड़ दिया कि क्रिकेट में 11 जो खिलाड़ी होते हैं वो फील्डिंग कहाँ करते हैं? वो क्षेत्र में फील्डिंग करते हैं। यानी क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कुरुट लेविन का सिद्धांत है दोस्तों। प्रश्न आगे पूछा गया कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार पूछा है तो रट के सीखता है, प्रेक्षण या अनुकरण द्वारा या फिर दंड से? अल्बर्ट बांडुरा ने बताया कि बालक प्रेक्षण और अनुकरण द्वारा, यानी वो देख के सीखता है, वो नकल करके सीखता है। अब इन्होंने क्या बताया कि बांडुरा के नाम से अपन बंदर याद रखते हैं कि बंदर हमेशा इंसानों की नकल करता है ना। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट इसका था। यानी बांडुरा को अपन ने बंदर से याद करा तो, और बंदर हमेशा क्या करता है? नकल करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इनका था। अनुकरण और प्रेक्षण और अनुकरण द्वारा सीखने वाला सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बांडुरा का है। आगे है कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण कौन से हैं? इन्होंने जो सिद्धांत दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके 4 चरण कौन से हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता या सूझ। तो इसमें आते हैं दोस्तों, अवधान आता है, धारण आता है, पुनरुत्पादन आता है और अभिप्रेरणा आता है। ट्रिक कैसे याद करें कि ARRM, ARRM क्या लिखेंगे? ARRM। ए से याद करा अटेंशन, यानी देखना। फिर क्या याद करा? रिटेंशन, यानी याद रखना। फिर याद करा रिप्रोडक्शन, यानी करके देखना। और मोटिवेशन, प्रेरणा, यानी देखना किसी चीज को, उसको याद रखना, उसको करके देखना और उससे प्रेरणा मिले, ठीक है ना। यानी ARRM। एम इसमें याद रखना है कि लास्ट में आएगा, यानी अभिप्रेरणा इसका लास्ट में। ये तो फिर भी याद रह जाते हैं 3 की, कोई चीज देख ली है और उसको याद कर लिया है और फिर उसको करके देख लिया है, और इसमें लास्ट में मोटिवेशन है दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न आगे है कि गेने की अधिगम सोपानिकी में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 6, 8? ये सोपानिकी है उनकी, इनमें 8 बताए हैं इन्होंने। कि गेने में क्या आता है? कैसे याद करेंगे? जी आता है, और जी अल्फाबेट में 7वें नंबर पे आता है, और इसमें एक और जोड़ देंगे अपन, 8 बना देंगे, ठीक है ना। यानी गेने को अपन ने कैसे याद करा? गेने 7 नंबर पे आता है अल्फाबेट। जब अपन याद करें, रीजनिंग वगैरह पढ़ते होंगे, जब आता होगा आपके, उसमें अपन ने एक सीढ़ी और बना दी, यानी गेने से अपन ने 8 याद कर लिए। प्रश्न है कि गेने की सोपानिकी में सर्वोच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? सबसे हाईएस्ट लेवल का संकेत अधिगम है, नियम है या समस्या समाधान है? तो हाईएस्ट लेवल का इसमें आता है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग।
यानी सबसे टॉप पर वही पहुंचता है जो हर समस्या का समाधान कर ले। ये घेरने की थ्योरी में आता है समस्या समाधान हाईएस्ट वाला, ठीक है ना। प्रश्न है कि कार्ल रोजर्स का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कार्ल रोजर्स ने जो दिया था अनुभवजन्य अधिगम, सूचना प्रक्रमण, प्रेक्षणात्मक अधिगम। इनका है अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम याद ऐसे करेंगे कि रोजर्स से रोज याद करा कि रोज हम जिंदगी में नए अनुभव लेते हैं। अनुभवजन्य अधिगम को याद कैसे करा कि जिंदगी में रोज नए नए अधिगम लेते हैं अपन। रोजर्स का है अनुभवजन्य अधिगम। फिर प्रश्न आगे है कि आशुबेल के अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम में अधिगम के कितने प्रकार हैं? आशुबेल का जो है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है उसमें कितने प्रकार हैं अधिगम के? 2, 4 या 5? इनके हैं 4। कौन से? रट के, अर्थपूर्ण, अभिग्रहण करके या अन्वेषण करके। आशुबेल के नाम में 4 सिलेबस आते हैं, जैसे ऐसे सिलेबल जोड़े अपन AU SUBEL, ऐसे अपन याद कर सकते हैं तो 4 प्रकार बनेंगे। या फिर अपन यूं ही याद कर लेते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो 4 ही आते हैं इसके आशुबेल, है ना। तो रट के, अर्थपूर्ण, अभिग्रहण करके और अन्वेषण करके। प्रश्न आगे है कि जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण कौन से हैं? किसके? जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण। ऑप्शन है मूर्त, पूर्व मूर्त, अमूर्त, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक, इड ईगो या सुपर ईगो। जेरोम ब्रूनर का पूछा है। इनके 3 ये हैं दोस्तों, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। ब्रूनर का है EIS, है ना, करके क्रिया, करके क्रियात्मक, और चित्र देखकर यानी प्रतिबिंबात्मक, और संकेतात्मक यानी शब्द और संकेत से, सिंबॉलिक। प्रश्न आगे है कि अन्वेषण विधि या हुरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अन्वेषण विधि का आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ब्रूनर ने या किलपेट्री ने? इसका करा था दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग ने। याद ऐसे करेंगे कि अन्वेषण का मतलब खोज। खोज करने के लिए आपकी बाहें बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। क्या याद किया? आर्म स्ट्रोंग। आर्म स्ट्रोंग यानी भुजाएं क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए भाई, स्ट्रोंग होनी चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए? खोज करने के लिए, कोई भी खोज करने के लिए, कोई भी अन्वेषण करने के लिए। ये अपनी ट्रिक हो गई। प्रश्न आगे है कि निर्मितवाद के अनुसार अधिगम क्या है? निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना या रट के याद करना। आंसर आएगा विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। निर्मितवाद, निर्मित का मतलब क्या है? बनाना। बच्चा खुद सक्रिय होकर अपना ज्ञान बनाता है, वो निर्मितवाद हो गया, यानी सक्रिय निर्माण करेगा वो उस चीज का। प्रश्न आगे है, निर्मितवादी कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जो निर्मितवादी कक्षा कक्ष होता है उसमें तानाशाह की, ज्ञान का एकमात्र स्रोत की, सुविधादाता की या मार्गदर्शक की? इसमें जो शिक्षक होता है वो सुविधादाता होता है, वो मार्गदर्शक होता है। शिक्षक ज्ञान नहीं थोपता, बस वे सुविधा देता है ताकि बच्चा खुद ज्ञान बना सके। प्रश्न आगे है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किस निर्मितवादी ने दी थी? यानी ये प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाली बात है, इसमें ZPD वाली। ZPD का मतलब है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये किसकी है अवधारणा? जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की या जेरम ब्रोनर की? तो ये वाइगोत्स्की की है दोस्तों। ZPD यानी जो जोन है उसमें वी वाइगोत्स्की आता है, और समाज के समीप जाओ यानी ZPD। उन्होंने बताया था कि समाज के समीप जाएंगे तो उसमें क्या होगा? अधिगम होगा। वाइगोत्स्की का है ये। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? जो टेम्पररी हेल्प होती है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, अनुकूलन या मचान ढांचा, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इनकी जो थ्योरी है उसमें 2-3 नाम आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक तो ZPD वाला पूछा जाता है, एक ये स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है। जैसे मकान बनाते समय ढांचा अपन लगाते हैं, बनने पर उसे हटा देते हैं, वो अस्थायी जो क्या होती है? मदद होती है। इसे अपन याद करेंगे ढांचा, मचान या स्कैफोल्डिंग। प्रश्न आगे है
कि पियाजे के संज्ञानात्मक निर्मितवाद में स्कीमा का क्या अर्थ है? स्कीमा क्या है? रटने की आदत है, ज्ञान की वह संरचना जो दिमाग में पहले से मौजूद है, या भारी मदद है? स्कीमा जो होती है वो ज्ञान की वे संरचना है दोस्तों, जो दिमाग में पहले से है ना? स्कीमा का मतलब प्लान हो गया, और हमारे दिमाग में हर चीज का एक फोल्डर स्कीम सेव रहती है, यानी आगे से जो चीजें सेव है अपने स्कीमा स्कीम। प्रश्न है कि सीखने के वक्र में जब सीखने की गति रुक जाती है, न उन्नति होती है न अवनति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं, या स्थानांतरण कहते हैं? अगर रुक ही गया तो वो क्या हो गया? पठार बन गया दोस्तों। यानी पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते जब सीधा समतल पठार आ जाए, जहाँ कोई चढ़ाई ना हो, तो वो क्या हो गया? ना तो वो उन्नति कर रहा है, ना वो अवनति कर रहा है, तो पठार हो गया फिर। प्रश्न है कि अधिगम पठार का कौन सा कारण नहीं है? अधिगम पठार जैसे बच्चा सीख भी नहीं रहा है, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? वो प्रेरित नहीं है, प्रेरणा की कमी है, उसको थकान है, या गलत विधि है? इसमें कारण नहीं है वो पूछा है, जिसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है कि उच्च उत्साह है। उच्च उत्साह है यानी जो बच्चा हाई मोटिवेटेड होगा, मोटिवेशन होगा, वो तो सीखने को बढ़ाएगा, मतलब सीखना चाहेगा, उससे पठार नहीं बनेगा। उससे रुकावट तब आती है जब हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो होता है। उत्साह से तो क्या होगा? बच्चा ज्यादा सीखेगा, उससे पठार नहीं बनेगा। प्रश्न है कि शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाए, तो कौन सा वक्र बनता है? यानी स्टार्ट में सब बहुत तेज गति से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बाद में क्या हो गया? ढीला हो गया काम। ठीक है ना? बाद में देखेंगे कि बहुत दिन पढ़े हैं, वो चीज है ये। कि तो कौन सा वक्र बनता है? उनतोदर बनता है, नतोदर बनता है, या मिश्रित बनता है? तो उनतोदर याद रखेंगे, नकारात्मक याद करेंगे, क्योंकि नकारात्मक काम हो गया वो तो। पहले तो वो पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है ना, और बाद में क्या हो गया? माइनस में आ गया, तो नकारात्मक वक्र हो गया। यानी पहले उन्नत यानी तेज, और फिर उदर यानी गिरावट हो गई। उन्नतोदर, उन्नत और उदर, यानी पहले उन्नति करी और फिर बाद में गिरावट हो गई। अंत में गति कम हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब स्कूटर चलाना सीखता है, तो साइकिल का ज्ञान स्कूटर चलाने में मदद करता है। ये कौन सा स्थानांतरण है? जब कोई अपन देखते हैं कि साइकिल चलाने वाला आराम से स्कूटर चला लेता है, तो वो उसका कौन सा अधिगम काम आया? शून्य स्थानांतरण, नकारात्मक, या धनात्मक? उसमें धनात्मक स्थानांतरण हुआ है दोस्तों। पॉजिटिव ट्रांसफर किया है उसने, यानी पुराना ज्ञान नए के काम में आया है, तो मदद कर रहा है वो, इसलिए क्या हो गया? धनात्मक हो गया। आगे है कि भारत में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जब अमेरिका में गाड़ी चलाता है, यानी यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और वहां पे लेफ्ट हैंड है, तो उसे परेशानी आती है। ये क्या है? ये धनात्मक स्थानांतरण है, नकारात्मक है, या शून्य है? वो उसमें अड़चन आती है दोस्तों, तो ये नकारात्मक चीज हो गई। जब पुरानी चीज आदत जो होती है वो नए काम में अपने रुकावट डालती है, यानी माइनस लाती है अपने को, वो चीज नकारात्मक हो गई। ये नकारात्मक स्थानांतरण है। आगे है कि अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स जूड ने, स्पीयरमैन ने, या थोर्नडाइक ने? समान तत्वों का, समान तत्वों वाला थार्नडाइक ने दिया था दोस्तों। याद ऐसे करेंगे कि थार्नडाइक का डाइक और समान तत्व है, दो चीजें समान होगी तभी ट्रांसफर होगा, है ना? थार्नडाइक से अपन ने याद करा समान तत्व सिद्धांत। प्रश्न आगे है कि अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सामान्यीकरण का चार्ल्स जूड ने, थॉर्नडाइक ने, या क्रो एंड क्रो ने? सामान्यीकरण वाला दिया था, चार्ल्स जूड ने दिया था दोस्तों। जूड को याद कैसे करेंगे? जज से करेंगे। जूड को क्या याद करा? जज याद करा। ट्रिक है ये अपनी। तो जज साहब हमेशा क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं, यानी सबके लिए समान नियम। जुड से क्या याद किया? सामान्यीकरण, है ना? जुड से, जज से अपन ने सामान्यीकरण याद किया कि जज होते हैं वो समान्यता नहीं दिखाते हैं, सबके लिए समान नियम लाते हैं। ये है। प्रश्न आगे है कि एक बालक दाएं हाथ से लिखना सीखता है और चोट लगने पर वह बाएं हाथ से भी वैसा ही लिख लेता है। ये कौन सा स्थानांतरण है? क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, या द्विपार्श्विक है? तो ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण है दोस्तों। यानी क्या हो गया कि द्विपार्श्व का मतलब एक पासे से दूसरे पासे में, ऐसे याद कर लो। या फिर शरीर के एक पार्श्व यानी एक साइड से
दूसरे साइड में गुण का जानना क्या हो गया, द्विपार्श्विक हो गया। वही चीज है इसमें। प्रश्न आगे है कि कक्षा 6 में सीखी गई गणित का उपयोग कक्षा 7 की गणित सीखने में करना कौन सा स्थानांतरण है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है या फिर शून्य है। तो ये ऊर्ध्वाधर है दोस्तों, लंबवत है, ये वर्टिकल ट्रांसफर हुआ। यानी कक्षा 6 से 7 में जाना मतलब क्या हो गया, बंदा ऊपर गया है, वर्टिकल गया है, ऊर्ध्वाधर गया है वो। ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे। प्रश्न आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। यानी अधिगम को प्रभावित कर रहा है वो कौन सा कारक है, वो पर्सनल। तो वो कौन सा है, कक्षा का वातावरण है, शिक्षक का व्यवहार है, विद्यार्थी की परिपक्वता या अभिप्रेरणा। इसमें पर्सनल तो यही होगा कि विद्यार्थी की परिपक्वता और अभिप्रेरणा। यानी प्रेरणा और जो परिपक्वता होती है दोस्तों, वो बच्चे के अंदर होती है, बाहर वातावरण में नहीं होती है। आगे है कि परिपक्वता और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर करती है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अभ्यास पे है, और दोनों एक ही है। इसमें मेन अंतर ये है कि जो परिपक्वता होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो होता है वो अभ्यास पे निर्भर करता है। यानी उम्र का बढ़ना क्या है, परिपक्वता है जो अपने आप होती है, नेचुरल है। पर साइकिल चलाना अधिगम है जो प्रैक्टिस से आता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि जो SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो मनोविज्ञान में किसने दी, वॉटसन ने, थोर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। ये दी थी दोस्तों वुडवर्थ ने। यानी SR थ्योरी किसने दी, थोर्नडाइक ने दी। छोटे छोटे अंतर देखने पड़ते हैं अपने को, क्योंकि ये लेके बैठते हैं फिर लास्ट में। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, और बीच में जब ओ आ गया यानी प्राणी आ गया घुसाने के लिए, वुड की पंचर वुडवर्थ ने लगाई थी। ऐसे अपन याद करेंगे, SOR। ओ से अपन ने वुडवर्थ याद कर लिया। ओ किस में आता है, वुडवर्थ में भी आता है। SOR और SR किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी। एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके PDF चेक कर सकते हैं दोस्तों। जो भी वीडियो अपनी आती है उसमें PDF होती है, ठीक है ना, उसके साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।